प्यारे बच्चों, विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अंशु सिंह एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय का पाठ 7 जंतुओं में जनन का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जननांग व निषेचन, भ्रूण का परिवर्धन, जरायुज एवं अंडायुज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने सोचा है कि जनन क्यों आवश्यक है? बच्चों, जंतुओं या पौधों में किसी भी सजीव में अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए कुत्ते का उदाहरण लेते हैं कि अगर कुत्ते में जनन मान लीजिए समाप्त हो जाए तो क्या होगा? निकट भविष्य में हम कुत्ते को नहीं देख पाएंगे, कुत्ते की जाति नहीं देख पाएंगे। तो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए सजीवों में जनन आवश्यक होता है। जनन क्या होता है? अपने समान नए जीव उत्पन्न करना या अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। बच्चों, इसके पूर्व पौधों में जनन का अध्ययन आप कर चुके हैं। आज हम जंतुओं में जनन का अध्ययन करेंगे। जंतुओं में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। तो पहले हम देखें अलैंगिक जनन क्या होता है। बच्चों, अलैंगिक जनन में लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अलैंगिक जनन में जीव के शरीर के किसी अंग द्वारा जनन क्रिया संपन्न होती है और संतति का निर्माण होता है। इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन दो प्रकार से हो सकता है, मुकुलन और खंडन। आइए देखें मुकुलन क्या होता है। बच्चों, बहुत सूक्ष्म जीवों में और एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। बहुत सूक्ष्म जीवों में हम हाइड्रा का उदाहरण लेते हैं। देखें हाइड्रा में किस प्रकार मुकुलन होता है। एक परिपक्व हाइड्रा को अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखें तो आपको दिखेगा कि हाइड्रा के शरीर में कुछ उभार सा निकला हुआ है। इस उभार को मुकुल कहते हैं। यही उभार लगातार परिपक्व होता है और परिपक्व होकर ये मुकुल एक संतति हाइड्रा में बदल जाता है। और जब यह संतति हाइड्रा के रूप में विकसित हो जाता है तो वो मातृ हाइड्रा से अलग हो जाता है और एक नया संतति हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। इसी तरह आइए देखें खंडन विधि से किस प्रकार जनन होता है। खंडन विधि से हम दो प्रकार से खंडन विधि से जनन होता है, द्विखंडन तथा बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होता है? एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा का एग्जाम्पल लेके हम समझें तो अमीबा में क्या होगा? जब अमीबा पूर्ण विकसित हो चुका रहेगा, परिपक्व उसका केंद्रक परिपक्व हो जाता है, उसके बाद केंद्रक में खंडन होता है और जब केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है उसके बाद पूरी कोशिका दो भागों में विभाजित होकर दो नई अमीबा का निर्माण करती हैं। तो द्विखंडन में क्या होता है? एक मात्र अमीबा से दो नई संतति अमीबा का निर्माण होता है। इसी तरह बहुविभाजन में क्या होता है? बहुविभाजन में हम प्लाज्मोडियम का अगर उदाहरण लें तो प्लाज्मोडियम एक परिपक्व प्लाज्मोडियम के केंद्रक कई बार विभाजित होकर कई संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है और जब कई संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है तो यहाँ से दीवार फट जाती है और सारी संतति कोशिकाएं फिर पूर्ण विकसित हो जाती हैं। तो इस प्रकार जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है। बच्चों, अब आइए जंतुओं में जनन की दूसरी विधि लैंगिक जनन पढ़ें। बच्चों, आप इसके पूर्व पौधों में लैंगिक जनन पढ़ चुके हैं।
याद करिए, पौधों में लैंगिक जनन के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती थी। इसी तरह जंतुओं में भी लैंगिक जनन के लिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक होते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक से संयोग करके युग्मनज का निर्माण करते हैं और इसी क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। बच्चों, लैंगिक जनन के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी जंतु तथा द्विलिंगी जंतु। एक लिंगी जंतु वे होते हैं जिनमें नर जननांग नर में और मादा जननांग मादा में होते हैं, अर्थात नर और मादा जननांग अलग अलग जंतु में होते हैं। इसी तरह द्विलिंगी जंतु में एक ही जीव के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाया जाता है। जैसे केचुआ, जोंक, इनके शरीर के अंदर ही नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही जीव में पाया जाता है। बच्चों, अब आइए देखें मानव में जननांग और निषेचन किस प्रकार होता है। बच्चों, मानव में ये नर में नर जननांग तथा मादा में मादा जननांग पाया जाता है। बच्चों, पुरुष में उदर के नीचे एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। इस वृषण से शुक्राणु नलिकाएं निकली होती हैं। दोनों वृषण से दोनों तरफ से शुक्राणु नलिकाएं निकली होती हैं और वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है और ये शुक्राणु नलिका द्वारा शिशन में पहुंचा दिया जाता है। बच्चों, जो शुक्राणु होता है ये एक कोशिकीय संरचना होती है, ये नर युग्मक होता है। इसी तरह मादा में नाभि के नीचे मादा जननांग पाया जाता है। स्त्रियों में मादा जननांग में एक जोड़ी अंडाशय तथा एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु भी एक कोश की संरचना होती है। अंडाणु का निर्माण होने के बाद ये अंडवाहिनी में आ जाती हैं। इसी तरह शुक्राणु भी अंडवाहिनी में आ जाते हैं और यहाँ अंडवाहिनी में अंडाणु और शुक्राणु का संयोग होता है। इसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। और अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जब अंडाणु और शुक्राणु का संयोग हो जाता है, युग्मनज बन जाता है, तो वो गर्भाशय में आकर रोपित हो जाता है और यहाँ गर्भाशय में अब उस युग्मनज का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है और नई संतति का निर्माण होता है। बच्चों, निषेचन क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नर तथा मादा युग्मक के संयोग से युग्मनज का या जाइगोट का निर्माण होता है। बच्चों, निषेचन क्रिया दो प्रकार से हो सकती है, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में मादा के शरीर के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोग होता है, जबकि बाह्य निषेचन में जैसे अकशेरुकी जंतुओं, मेढक, मछली आदि में नर युग्मक को और मादा युग्मक को जल में छोड़ देते हैं और जल में नर और मादा युग्मक का संयोग होता है। क्योंकि शरीर के बाहर ये निषेचन की क्रिया हो रही है, इसीलिए इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। बच्चों, अब आइए देखें भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। बच्चों, जब पुरुष के नर युग्मक और मादा के मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण हो जाता है, तो अब ये युग्मनज
में लगातार कोशिका में विभाजन होता है। ये युग्मनज कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में। गर्भाशय में लगातार जो होता है कोशिका का विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण में कुछ अंगों जैसे सिर, पैर, नाक, आँख आदि का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। बच्चों, भ्रूण से नवजात शिशु तक के विकास में अर्थात भ्रूण के विभिन्न अंगों के विकास की क्रिया को गर्भ कहते हैं और गर्भ के फलस्वरूप नवजात शिशु का विकास होता है। अब बच्चों, युग्मनज से नवजात शिशु के विकास की इस पूरी क्रिया को भ्रूण का परिवर्धन कहते हैं। बच्चों, नवजात शिशु का जन्म पिता से आए नर युग्मक और मादा से आए मादा युग्मक के संलयन के कारण होता है। इसीलिए शिशु में माता और पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब आइए बच्चों देखें जरायुज तथा अंडयुज क्या होते हैं। बच्चों, जो जंतु शिशु को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, चमगादड़, व्हेल आदि। जबकि जो जंतु अंडा देते हैं और अंडे से फिर शिशु का जन्म होता है उनको अंडयुज कहते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली आदि। बच्चों, यहाँ ये पाठ जंतुओं में जनन पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित ये गृह कार्य है, इसका आप अभ्यास कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के संग। धन्यवाद।